आपका रेनेसा आईएएस की कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ आलम है और मैं धनबाद के एक छोटे से गांव लेदाटांड से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई जो है वहीं से की है और पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूं। जेपीएससी में आपको कौन सा रैंक मिला, कौन सा पोस्ट मिला और कितना प्रयास था? मैम, ये मेरा सेकंड प्रयास था और पहला मैंने 7th to 10th जेपीएससी दिया था और दूसरा प्रयास अभी है ये और मुझे इसमें 169 रैंक मिला है और इसमें होम गार्ड, झारखंड होम गार्ड सर्विस मुझे करंटली मिला है। तो इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। क्या ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? नहीं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी मैम। फर्स्ट प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, ये 4th 5th प्रायोरिटीज में से थी मेरी। तो आपका कब ऐसा विचार आया कि हमको सिविल सर्विस की ओर जाना है, क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा वर्क कर रहे थे? राइट मैम, सिंस बिगिनिंग कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे अपने होमलैंड में आके झारखंड में लोगों के बीच रह के मुझे सिविल सर्विसेज में आना है और इसके लिए मैंने तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। मैं 2017 से कार्यरत हूँ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और उसी टाइम से कहीं ना कहीं 2019-20 से मैंने अपनी पढ़ाई झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टार्ट कर दिया था और ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन मुझे मेरे अपने फादर से मिला है। वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं इस सेक्टर में घुस आके और कहीं ना कहीं समाज को सेवा करूं। तो जैसे सिविल सर्विसेज का आप जेपीएससी को टारगेट किए, तो इसके तो आप 3 चरण हैं, है ना? तो जैसे प्रथम चरण पीटी की बात की जाए तो आप पीटी में किस चीज़ पे विशेष फोकस किए, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, तो आपका फोकस किस सेक्शन पे ज़्यादा रहा? हम जैसा कि हम जानते हैं कि पीटी में 2 पेपर्स होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 फुली झारखंड होता है मैम, 100% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन झारखंड पे। पेपर 2 जो है 90 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल है और जीएस है एंड 10 क्वेश्चन झारखंड पे हैं। तो 110 क्वेश्चन तो हमारा झारखंड से हो गया। तो अगर हम लोग झारखंड में अगर कर लेते हैं बढ़िया, तो हमारा चांसेस जो है सिलेक्शन का अच्छा होगा। तो हम लोग में मेनली फोकस तो ऑल्दो हमने सब में किया, बट मेजर फोकस जो रहा झारखंड में कि झारखंड के क्वेश्चन जो है ख़राब नहीं करें, क्योंकि झारखंड से हैं हम, तो हमें पता है कि झारखंड की क्या क्या पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और हमने अच्छा खासा समय भी दिया उस चीज़ पे और हर एक तरह के मटेरियल्स मंगाए और उसको गहन स्टडी किया ताकि झारखंड में हमारा बेसिक कमांड बन जाए। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जीएस नॉर्मल जीएस है उस हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ों पर भी फिर फोकस किया ताकि वो वाला सेक्टर भी ना कर। तो जैसे कि पीटी और मेंस में इस बार देखिए कि आप बहुत टाइम तो नहीं मिला, 3 मंथ्स ओनली मिला, तो आपने मेंस की तैयारी पीटी से पहले कंप्लीट कर ली थी? कुछ मैं जैसा बताया था कि मैंने 7 to 10 जेपीएससी, लास्ट जेपीएससी भी मैंने दिया था, उस टाइम ही मेरा ऑलमोस्ट मान लीजिए 70 to 80% प्रिपरेशन था। बस अब रिवीजन चल रहा था। मेरा रिवीजन हुआ और जो सेक्टर जो पोर्शन मेरा छूटा हुआ था उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया। जैसे मैं अगर बताऊं तो हर एक टॉपिक में, हर एक जो सिलेबस का पार्ट है उसमें 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 5 टॉपिक मेरा छूटा हुआ था। तो इस बार मैंने उन टॉपिक्स को भी कम्प्लीटली टच किया और उनको भी मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर कर लिया ताकि क्या है कि हमारा कोई भी टॉपिक जो है ना छूटे। तो आपका मीडियम क्या रहा, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में? तो ये बताइए कि जैसा कि ये पेपर 3rd हो, 4th हो, 5th हो, 6th हो, सबका अपना अलग अलग नेचर है, तो आप एक आइडियल आंसर लिखने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? मैम, मेरा कोई भी क्वेश्चंस आता था बेसिकली जो 3-4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन होता है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो मुझे पता था कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पैटर्न यूज़ करना है। और दूसरा मेरा हमेशा से फोकस ये रहा कि अगर मुझे कंटेंट आता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड, मुझे क्वेश्चन आंसर पता है, तो
चाहे वो कुछ भी पूछेगा मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। यही रीज़न रहा कि मैंने अपनी स्टडीज़ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूँ, उस पर ज़्यादा मैंने फोकस की। और खुद से भी मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता था, बीच बीच में कोई भी टॉपिक आता था। मेरा साथ शुरू से बचपन से मेरे साथ एक रहा है कि मैं जब तक किसी चीज़ को लिख ना लूँ तब तक वो मैं उसको कम्प्लीटली रिसीव नहीं कर पाती थी मेरे ख्याल। तो मैं कुछ चीज़ को पढ़ता था, भले ही टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ा उसको मैं भले ही रफ में लिखूँ बट मैं उसको लिखता था। ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा बेस बना दिया। और मेरा पेन जो है यही रीज़न रहा कि एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं रुका नहीं। तो जैसे कि प्रैक्टिस, मेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। और लास्ट में जैसे कि रिवीजन करने के लिए सिनॉप्सिस भी बहुत मैटर करता है। तो आप इन दोनों पे कितना वर्क किए हैं? मैम मैं साथ में ही करता था, अलग से प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं सेशन नहीं ढूंढता था। जैसे मैं कोई टॉपिक को पढ़ा, पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं खुद ही थिंक करता था कि 40 नंबर का इस पर्टिकुलर एरिया से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना बड़ा ये टॉपिक है कि इससे 40 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर मैं इंटरनेट के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उसके थ्रू मैं क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता था कि क्या हो सकता है, या फिर देखता था प्रीवियस ईयर में कोई उसमें क्वेश्चन आया है। फिर उसका मैं खुद से ही 800 से 1000 वर्ड का जो भी है मैं खुद से उसका आंसर बात करता हूँ। ऑल्दो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग कोचिंग्स में जाके नहीं किया हूँ, फॉर श्योर मैं जो सच्चाई हुई बता रहा, मैं खुद से ही करता था, खुद से ही रीएवेल्युएट करता था। कुछ एक फ्रेंड्स हमारे साथ में थे, उन लोग साथ बैठ के हम उसको इवेल्युएट करते थे। अलग से मैं कहीं और जाता था, उस टॉपिक के साथ ही मैं काम करता था। तो रीजनल पेपर में आपने क्या रखा? रीजनल में मेरा खोटा रहा। खोटा की तैयारी कैसे की? खोटा की तैयारी में फर्स्ट JPSC में मैंने एक नोट्स लिया था एक पर्टिकुलर कोचिंग का, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी था। उस टाइम फर्स्ट टाइम हमने 2021-22 में कोटा एज ए लिटरेचर पढ़ा था। वैसे तो मेरा रीजनल लैंग्वेज घर में तो यही बोलते कोटा ही, बट फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वहाँ पढ़ा तो उस टाइम जो है जिससे लिए थे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। इस टाइम में मैंने 2-3 बुक्स जो अभी कोटा के जो हैं कजागर में और भी चीज़ें हैं, इनका कुछ ऑनलाइन में और अच्छे टीचर्स का आया है, उनका मैंने सहारा लिया। और क्रिस्प पे मैंने जिस तरह का आंसर राइटिंग, उसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, तो एक पेज 1/3 पेज 2/3 पेज का जो है मार्क्स के आधार पे, जैसे 7 नंबर 10 नंबर के आधार पे आप, तो उस हिसाब से मैंने नोट्स बना दिया उसका छोटा मतलब क्रिस्प में शॉर्ट में लिखने का। वहाँ पे अगर मुझे नॉलेज है तो मैं वहाँ लिख सकता हूँ। तो वो बहुत मुझे मदद किया इस बार कि मैं उसका नोट जो प्रिपेयर हो गया होगा उससे मैं अच्छा कर लेता था। रेनेसा AIS से कैसे जुड़े हैं? रेनेसा AIS से मैम लास्ट 7 to 10 JPSC में मेंस होने के बाद इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं रेनेसा AIS में उस टाइम जुड़ा था। और फिर उस टाइम डेली क्लासेस होती थी, मैं उस टाइम गुड़गांव में हुआ करता था, तो ऑफिस से आने के बाद डेली क्लासेस में जुड़ता था इवनिंग में। और उसी से जो टॉपिक्स आते थे, जो वहाँ पे सर जो है नोट्स देते थे, उस नोट्स को फिर हम लोग उसको बनाते थे। और कहीं ना कहीं पिछले बार भी अच्छा किए थे इंटरव्यू में। तो आपको इसका बेनिफिट मिला अपने मेंस लिखने में? किसका मैम? रेनेसा AIS के मटेरियल का आपको बेनिफिट मिला? कुछ हद तक कह सकते हैं। मैं मतलब मेंस का मतलब लिया नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू का ही मेरा जुड़ा हुआ था। तो कुछ डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली बहुत सारे मटेरियल्स मुझे मिलते थे, उसके थ्रू में मतलब डेफिनेटली मुझे सपोर्ट मिला। ये बताइए कि आप एक वर्क में थे, खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्शन में आप काम कर रहे थे, और फिर सिविल सर्विस की ओर आना, कैसे टाइम मैनेज किए हैं पढ़ाई के लिए? आप जब स्पेशली प्राइवेट जॉब में मैम समय की बहुत किल्लत होती है। सुबह से शाम तक ऑफिस में, और फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद 6 बजे 7 बजे के आसपास आके फिर 5 घंटा फोकस्ड वे में पढ़ना एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए मैम उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना ही था। तो उसके लिए मुझे पता था कि मुझे कितना अपना कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है। तो टाइम इज़ द ओनली की जहाँ पे ये सारी चीज़ों पे एक्चुअल प्ले होता है।
तो मैंने टाइम को बहुत सही से पकड़ा। मैं अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में सब मैं साइड लाइन किया। मैं एक्स्ट्रा कहीं बाहर निकलना बंद किया ताकि मैं अपना 4 से 5 घंटा जो है निकाल सकूँ। मेहनत कर और पाएं। डिसिप्लिन्ड वे में मैंने रेगुलर समय दिया, 1 दिन 2 दिन में लगातार मैंने समय दिया। और जैसे वीकेंड्स में हमारी छुट्टी होती थी तो पूरा दिन मैं पढ़ाई पे ही पढ़ाई पे लगा लगा था। तो इस तरह से फुल टाइम नहीं देने के बावजूद भी 5 से 6 घंटा मतलब आप प्रॉपर वे में दिए हैं, हाँ, रेगुलर जब मेंस के टाइम का बारी आया हाँ, तो उसमें दिए। कहीं ना कहीं इससे नींद भी हमारी ख़राब होती थी, 6 घंटा का नींद हो पाता था। बट हाँ। कहीं ना कहीं एक बार टाइम पास होने फिर वो नॉर्मल सिनेरियोज में आ गए थे। और आपको उसका बेनिफिट अब मिला भी Definitely है। benefit मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपना समय को का रिस्पेक्ट कर सकता है, जो टाइम को मैनेज कर सकता है प्रॉपर वे में, उसको यूटिलाइज कर सकता है प्रॉपरली, वो डेफिनेटली कुछ भी कर सकता है। सही बात है। Yes. तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं जॉब में हैं और उनको अगर चाहिए कि नहीं हमको झारखंड आना है और जेपीएससी जैसे जॉब के लिए ट्राई करना है, तो उनके लिए जैसे रेनेसा आईएएस जैसा प्लेटफॉर्म क्या सुविधा देता है और क्या आपको लगता है कि उससे लाभ होगा उनको? मैम हमारे जैसे लोग, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर अपने घर में हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई लड़की है जिसको बाहर अलाउड नहीं है, कोई लड़का है जो अपने गांव से निकल के बाहर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उन लोग के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छा सोर्स है। उसको यूटिलाइज करके वो लोग डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, रेनेसा आईएएस ने इस बार काफ़ी अच्छा भी किया है, अच्छे खासे बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। तो वो खुद से भी आएँ, देखें यहाँ पे कि कैसा है, जानकारी लें और डेफिनेटली वो लोग को अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, न्यू कमर, उनको क्या सजेशन दीजिएगा कि वो कुछ गलतियां ना करें अपने पूरा करियर के दौरान और अपना बेस्ट दें? इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सजेशन सबसे पहले तो एक है कंसिस्टेंसी। आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कुछ करना है आपको, तो आपको क्लियर रूट तभी मिल पाएगा। तो आपने अगर डिसाइड किया है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, तो आप समझ लीजिए कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको देने पड़ेंगे। अब दूसरा बात आता है आपको कंसिस्टेंसी बनाना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए, एक दिन बाद मामा के यहाँ चले गए या कहीं चले गए, फिर छूट गया, फिर आए, तो उससे नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी, आप एक ही घंटा पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेट फिट रहेगा कि ये, इससे पता चलेगा कि आपका बॉडी भी ये माइंड एनालाइज करेगा कि ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हाँ, करेगा। तो जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो चीज़ का वैल्यू भी हमारी जो हमारी बॉडी है, हमारी माइंड है, वो देती है। तो एक तो कंसिस्टेंसी है। दूसरा, आपको प्री का एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आप किताब जो रिस्पेक्टिव बुक्स हैं उसको उठाइए, आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए। मैं यही नहीं कहूँगा किसी पर्टिकुलर कोचिंग से, आपको जो कोचिंग अच्छा लगता है आप ज़रूर गाइडेंस लीजिए। उससे क्या है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा। गाइडेंस नहीं होने से क्या है कि आप पूरा समंदर है, लाइफ नहीं होगा। हाँ, समंदर है, सिलेबस जो है समंदर है, आप फिर उस पर डिग डाउन करते रह जाइएगा, आपको कोई आइलैंड नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि एक रास्ता दिखाती है कोचिंग। मेहनत तो ऑफकोर्स आपकी होती है, करना ही। दूसरा क्या है कि जो सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस जो दिया हुआ है, प्री हो या मेंस हो, आप उसी के दायरे में रहें। सिलेबस को लांघने की कोशिश ना कीजिए। वो क्या है कि उसके अंदर में रहेंगे तो आपको मेंस में भी वही काम आएगा, पीटी में भी वही काम आएगा। और आंसर राइटिंग जो है आप ज़रूर कीजिए। आप जो भी चीज़ को पढ़ते हैं, आप खुद से भी सोचिए, आप जिस संस्था से जुड़े हैं वहाँ से लीजिए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफकोर्स यूटिलाइज कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सब क्या है कि बहुत अच्छा से आपको बता सकता है कि क्या जेपीएससी इस तरह के आंसर हो सकता है, एक मॉडल आंसर दे सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप जो आइडियल आंसर लिखें, लगभग उसका क्या शब्द संख्या क्या रहता होगा, या फिर कितने पेज आप लिखें? मैम लगभग मान के चलिए दोनों साइड मिला के लगभग 6 पेज 7 पेज होता था।
Sure. हाँ लगभग। तो आप जैसे एक आंसर बनाए लिखें कोई भी, उसमें क्या क्या चीज़ को शामिल जरूर से करते थे अपने जैसे आंसर में? अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले तो समझिए कि उस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर चीज़ को पहले डिफाइन कीजिए। उसको डिफाइन करने के बाद वो इंट्रोडक्शन पार्ट वो हो जाता है, अच्छे से डिफाइन कीजिए, क्योंकि क्या है कि यू नो इट इज सेड कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट किए हो तो पहला सातवां जो आपका जो वो शब्द हैं, जो 5-6 लाइन से, वही इंप्रेशन ऐड कर देता है कि आपका आगे का आंसर कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से उसका भी कोर जो उन्होंने पूछा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उसको पूरा अच्छे से बनाइए, जो जितना आप उसका सीमा हो सकता है उसको खींचिए, फिर उसके बाद से उसको कंक्लूड कीजिए एंड में। तो क्या उसमें जैसे आप मैप वगैरह इंक्लूड किए, फ्लो चार्ट डाटा वगैरह इंक्लूड किए? बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि क्वेश्चंस का आंसर जब वो पढ़ रहे होंगे तो कई बार क्या है कि अगर फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम्स, आप कोई भी डेटा को डेटा ना लिख के उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आंसर को। तो इसको तो करना ही करना है, इसके बिना कोई भी आंसर को आंसर प्रॉपर वे में नहीं माना जाएगा जब तक आप कुछ उसमें डेटा को प्रॉपर वे में नहीं रिप्रेजेंट करते। प्रैक्टिस कितना महत्व रखता है मेंस के लिए? एंड प्रैक्टिस का अगर कहा जाए तो आपको एंड ऑफ द डे जाके लिखना है, तो लिखने के लिए लिखना सीखना होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप वहाँ जाके भी आपको बैठना ही पड़ेगा। तो आप घर पे जब भी बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको लिखिए, भले वो कॉन्सेप्ट वे में लिखिए बट लिखिए, और फिर उसको अगर क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसमें भी लिखिए, बट लिखना जरूरी। राइटिंग भी मैटर करता है। राइटिंग भी मैटर करता है। मेरा एकेडमिक्स अच्छा रहा है, तो शुरू से ही कहीं ना कहीं मेरी जो यंगर सिस्टर थी उनके वजह से मेरा राइटिंग शुरू से अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैटर करता है कि अच्छा राइटिंग अच्छा रिप्रेजेंट करता है। आप फैमिली का कितना सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचने में आपका? किनको ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? मेरे घर के एक फैमिली मेम्बर को मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि सबका कहीं ना कहीं एक मेरे ऊपर विश्वास था कि ये कर लेगा, हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों को होता था मेरे ऊपर कि मैं ही खुद अपने आप के बारे में कम सोचता हूँ बहुत अच्छा खासा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक बूस्ट करता था, कहीं ना कहीं एक मुझे फील दिलाता था कि हाँ पॉसिबल है ये चीज़। और ये एक मेंबर नहीं, सारे लोग का यही होता था, मेरे ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, पेरेंट्स, भाभी, इवन माई वाइफ। तो मैं सबको श्रेय देना चाहूँगा। अगर स्पेशली बोलेंगे तो मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा सपोर्ट किए। एंड आई विल नॉट ऑल्सो फॉरगेट माई फ्रेंड्स। आई हैव 2-3 मोर फ्रेंड्स। वो लोग कभी एक हमेशा से ही मेरे ऊपर एक सपोर्ट रहा है, थॉट प्रोसेस रहा है कि तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, करते हो। तो कहीं ना कहीं मैं लगा रहा इतने सालों तक जॉब करते हुए भी, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा मेरे ऊपर विश्वास दिखाया। तो आपको जो रैंक मिला है, जो पद मिला है, उससे आप संतुष्ट हैं? यस मैम, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ मुझे 169 रैंक मिला है, और जो मुझे मिला है झारखंड होमगार्ड सर्विस, डेफिनेटली मैं अभी ज्वाइन करूँगा और उस पर अच्छा काम करूँगा। तो उम्मीद है कि आप भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे, झारखंड को बहुत अच्छी अपने तरफ से बेस्ट सर्विस देने का प्रयास करेंगे, और आपका लाइफ बहुत उज्जवल हो, है ना, स्वर्णिम भविष्य हो आपका। और जो भी आपसे जूनियर हैं, चाहते हैं, उनको हमेशा गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए, हमेशा रेनेसाइज में आपका स्वागत रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें। थैंक यू मैम, आप लोग भी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं मैम, बच्चों के लिए आप लोग अपना समय देते हैं और एफर्ट लगाते हैं। मैं चूँकि जुड़ा हुआ हूँ इस चीज़ से, तो मुझे पता है कि आप लोग का एफर्ट किस लेवल का रहता है। आप लोग मतलब क्वेश्चन तैयार करना, आंसर तैयार करना, प्लस क्लासेस लेना। आपका तो इंटरव्यू ऑफलाइन भी रहा था, ऑनलाइन भी रहा था, दोनों में आपका कॉन्फिडेंस चेंज लगा है? वो एक्चुअली जस्ट एक दिन पहले का था, तो गाइडलाइंस मुझे मिल गया था कि क्या करना है। वो कितना आपको बेनिफिट दिया आपका दोनों इंटरव्यू?
कोई भी इंटरव्यू में जाता है मैम, तो डेफिनेटली उसको मतलब कम से कम 1-1.5 सप्ताह पहले से ही उनको मॉक जो है लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अचानक से जाके हम कहीं फेस करेंगे किसी चीज़ को, तो वो वहाँ पे वो सडन होगी चीज़ें, बट वो चीज़ अगर हम फेस करके जाएंगे तो वो सडन नहीं होगा, वो चीज़ होगा कि हमें एक्सपीरियंस है। और प्लस क्या है, एक हैबिट की बात होती है, अगर हम हैबिट बना के जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, वहाँ सडन हैबिट बनेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ा सा रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आपको फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू में बहुत सारे आपको बताया गया था और आपने बहुत बेहतर सुधार किए थे, है ना? तो वो आपको कितना मतलब बेनिफिट दिया इंटरव्यू में? मैम इंटरव्यू बेसिकली मेरा जो है वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, मेरी हॉबीज से रिलेटेड था, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। कंप्लीटली दे आर वाचिंग माय पर्सनालिटी वेदर आई एम फिटिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट। तो उस वे में तो जो जो यहाँ पे सवाल सर लोगों ने भी पूछा और बहुत सारी चीज़ें ऐड भी किया, बहुत सारी चीज़ें मैं जाके वहाँ पे ऐड भी किया, तो अच्छा मतलब मुझे मतलब उसका इनपुट से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर जरूर मिला होगा, तभी तो आप इस रैंक में हैं। तो आपको भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा तरक्की कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए और झारखंड को बहुत टॉप पे ले जाइए। बिल्कुल। और उम्मीद करेंगे जो भी जूनियर्स हैं उनको हमेशा आप गाइड कीजिए। हमारी तरफ से, सर की तरफ से, रेमेश साइंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।